गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नगरीय भूगोल का नया टॉपिक लेकर आए हैं, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इसमें हम खास तौर पर भारत में नगरीकरण की विशेषताएं और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। भारत में बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति के प्रमुख कारक वर्तमान समय में भारत में लगभग 31% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जबकि 1901 में यह प्रतिशत मात्र 10.8 था। गांव से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन को गति प्रदान करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। जनसंख्या का कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता दबाव। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, परंतु कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग यथास्थिर है। इससे कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में पहले से ही अल्प बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी व्यापक रूप से मौजूद है। ऐसी दशा में जब भूमि ग्रामीण लोगों को जीविका प्रदान करने में असमर्थ रहती है, तो लोग विवश होकर रोजमर्रा की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। भारत के संबंध में यह बात स्पष्ट से देखने को मिलती है। दूसरा है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में गहरा संबंध होता है। देश में औद्योगिकरण की प्रगति के साथ ही नगरों का भी विकास होता है। भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। उद्योगों के विकास से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिसके कारण लोग उद्योगों के आसपास ही बसने तथा बसाए जाने लगे। इस तरह गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवास हुआ। औद्योगिक विकास के कारण ही जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भद्रावती, बोकारो, जगदीशपुर तथा रेणुकूट आदि नए औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की कमी। भारत में तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में उसी अनुपात में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का वांछित विकास नहीं किया जा सका और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सका। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन भी हुआ है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की निरंतर हो रही कमी के कारण गांव से लोगों का प्रवास शहरों की ओर बढ़ा है। इसे नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के प्रवास को धकेल देने वाला कारक भी कहा जाता है। चौथा है नगरों में रोजगार के अवसर। नगरों में आर्थिक क्रियाएं नियमित रूप से वर्ष भर चलती रहती हैं। नगरों में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सरकारी क्रियाकलापों और सेवाओं आदि क्षेत्रों से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहते हैं। इस तरह नगरों में नए नए रोजगार के अवसरों के उपलब्ध होने के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। पांचवा है यातायात के साधनों का विकास। देश में यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ है। गांव से नगरों में कम समय में सहजता से पहुंचा जा सकता है। यातायात के साधनों के विकास से नगर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं। ग्रामीण व्यापारियों का नगरों में स्थित मंडियों और अन्य व्यापारिक केंद्रों से संबंध स्थापित हो गया है। व्यापार में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्रामीण व्यापारियों ने भी नगरीय क्षेत्रों में व्यापार करना शुरू कर दिया है। छठा है नगरीय जीवन का आकर्षण। नगरों में उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात एवं अन्य आधुनिक जीवन की सुख सुविधाएं ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधन नगरों में सहजता से उपलब्ध हैं। गांव की अपेक्षा नगरों में रहन सहन का स्तर ऊंचा रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर
उन्नति की अभिलाषा से लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह गांव से अनेक सुविधाओं के उपलब्ध रहने के बावजूद लोग मनोवैज्ञानिक कारणों से नगरों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। और अन्य कारण में कुछ ऐसे भी कारक हैं जिसके फलस्वरूप लोगों का नगरों की ओर प्रवास होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में जान माल की अधिक सुरक्षा होती है, जिसके कारण साहूकार, जमींदार, व्यापारी तथा धनी लोग नगरों में आकर बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म और जाति के आधार पर गांव में किया जाने वाला भेदभाव भी लोगों को गांव से नगरों की ओर धकेलता है। भारत में नगरीकरण के लिए आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के अतिरिक्त अन्य कई तत्व भी जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर D.R. गाडगिल का विचार है कि नगरीकरण के लिए उत्तरदायी समस्त कारणों में उद्योगों का विकास अन्य सभी देशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक रहा है, परंतु भारत में यह कारक बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं रहा। सच तो यह है कि भारत में बहुत कम ऐसे नगर हैं जिनका उद्भव उद्योगों के कारण हुआ है। वास्तव में भारतीय गांवों में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वास, भूमिहीन कृषकों की भारी समस्या, रोजगार की अनुपलब्धता, असुरक्षा, गरीबी एवं अन्य दयनीय दशाओं आदि के कारण ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर प्रवासित हुई है। ये बात कर रहे थे हम नगरों को प्रभावित करने वाले कारकों की। और अब हम बात करेंगे भारतीय नगरीकरण की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में। सबसे पहले भारत का नगरीकरण का लंबा इतिहास 2500 ईसा पूर्व से है, जब सिंधु घाटी में कई शहरी समुदाय फले फूले थे, जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल या आदि प्रमुख वहाँ के नगर हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि वर्तमान शताब्दी के दौरान भारत में नगरीकरण प्रत्येक दशक में एक विशेष विषय से जुड़ा हुआ था। जैसे 1901 से 1911 अकाल और प्लेग, 1911 से 21 में इन्फ्लुएंजा महामारी, 1921 से 31 कृषि अवसाद, 1931 से 41 युद्ध, 1941 से 51 विभाजन, 1951 से 61 नियोजित विकास, 1961 से 71 पिछड़े क्षेत्रों में नए नगरीकरण का उद्भव और बड़े शहरों के पास केंद्रित शहरी विकास, 1971 से 81 विकेंद्रीकृत शहरी विकास, 1981 और 91 में ग्रामीण शहरी प्रवास और प्राकृतिक वृद्धि की घटती दर घटी, 1991 से 2001 मेट्रो का आगमन खासकर दिल्ली में, और 2001 से 2021 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो वर्तमान केंद्रीय सरकार ने अपने हाथों में लिया हुआ है कि देश में स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। तो प्रत्येक राज्य से 2-2, 3-3 शहरों का चयन इसमें हुआ है कि उनको हम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तीसरा, भारतीय नगरीकरण निर्वाह प्रकृति का है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं, रोजगार के लिए ना कि शहरी पर्यावरण के लिए। वे 72 खाना खाते रहते हैं, वहाँ पर 72 घरों में रहते हैं, लेकिन नौकरी के लिए वह शहरों में बस जाते हैं। इससे भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। चौथा है, भारतीय नगरीकरण में पॉलीमेट्रोपॉलिटन शीर्ष है। शुरू में आपको याद हो दूरदर्शन के ऊपर समाचार आते थे और उसमें बाद में मौसम का जो हाल आता था तो 4 मुख्य अपने मेट्रोपॉलिटन शहरों का ही वो मौसम का बताया करते थे। तो उसके बाद अब जब चेंज हुआ है तो उसमें अब राजधानियां ले ली गई है, क्योंकि अधिकतर राजधानी क्षेत्र जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन में तब्दील होंगे। तो इसलिए भारतीय नगरीकरण पॉलीमेट्रोपॉलिटन शीर्ष कहलाता है, जिसमें 1 लाख शहर पूरे शहरी परिदृश्य के ऊपर हावी रहते हैं, जिससे भारत की कुल शहरी जनसंख्या के 1/3 आबादी निवास करती है। भारत में कई शहरों का मेट्रोपॉलिटन का दर्जा प्राप्त है। प्रमुखतः कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई,
बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ, जयपुर आदि शामिल हैं। पांचवा, भारत के बड़े शहरों की आबादी में विस्फोट हो रहा है, जबकि छोटे कस्बों में ठहराव देखने को मिलता है। 1901 में देश की शहरी आबादी का 48.8% उन कस्बों में निवास करती थी जिनकी आबादी 20,000 से कम थी। 1991 में देश की शहरी आबादी का केवल 10.66% ऐसे कस्बों में रहता था जिनकी संख्या 2045 थी। दूसरी ओर देश की कुल शहरी आबादी वाले शहरों की हिस्सेदारी 1901 में 23% से बढ़कर 2011 में 70% से ज़्यादा हो गई। छठा, भारतीय शहरी प्रणाली कार्यात्मक और स्थानिक रूप से एकीकृत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी पदानुक्रम के साथ साथ ग्रामीण शहरी रूपरेखा में भी असंतुलन है। भारत में शहरी प्रणाली का शीर्ष असंतुलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी आधार निम्न है और बाजार कस्बों के माध्यम से मध्यस्थ कड़ी कमजोर है। सातवां, भारतीय शहर द्वितीय क्षेत्र के आधार के वनस्पत तृतीय क्षेत्र के आधार पर अधिक बढ़ रहे हैं। हालांकि हाल के दशकों में जिला मुख्यालयों के विकास ने औद्योगिकरण के उच्च स्तर के आधार पर बड़े पैमाने पर नगरीकरण के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। भारत के बड़ी संख्या में जिला मुख्यालयों की बहु कार्य क्षमता देश में हो रहे विकेंद्रीकरण शहरी या औद्योगिक विकास का सूचकांक है। निसंदेह यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति है, विशेष रूप से जब उद्योगों जैसे जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण कार्यों में से एक के रूप में उभर रहे हैं। अंत में, पश्चिमी भारत पूर्वी भारत की तुलना में अधिक शहरीकृत है और दक्षिणी भारत उत्तरी भारत की तुलना में अधिक शहरीकृत है। यह मेरे पीछे जो मानचित्र है उसमें देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। भारत में संसाधन क्षमता की विविधता और विभिन्न भागों में आधुनिक नगरीकरण का इतिहास इसके लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त सभी टिप्पणियों के आधार पर जो मैंने अभी दी हैं, हम कह सकते हैं कि जब चीन में 41% आबादी नगरों में रहती थी, तब भारत में 28% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी। मतलब भारत का नगरीकरण काफ़ी खराब स्थिति में था या काफ़ी निम्न स्तर का था। पिछले 20 वर्षों के दौरान देश में शहरवासियों के अनुपात में केवल 27% से 31% तक मामूली सुधार हुआ है। ये सुधार जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2001 से 1991 से 2011 के बीच की बात कर रहा हूँ कि इसमें 1991 में 27% था जो 2011 में 31% तक पहुँच गया। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत के अधिकांश भागों में गैर कृषि क्षेत्र के विकास में अभी और वृद्धि की संभावना है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की तुलना में सबसे अधिक नगरीकरण है, क्योंकि उनमें केवल शहरी क्षेत्रों का गठन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीकरण की डिग्री में भिन्नता लगभग 27% से 97% के बीच है, जबकि राज्यों में लगभग 10% से 62% के बीच है। तुलनात्मक रूप से अधिक शहरीकृत राज्यों ने भी 1991 से 2011 के दौरान अपनी शहरी आबादी के अनुपात में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर्ज की है, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध है। जिन राज्यों में गैर कृषि कामगारों का अनुपात अधिक था, वहां नगरीकरण और गैर कृषि क्षेत्र के उच्च विकास के बीच सकारात्मक संबंध का द्योतक है। पहाड़ी राज्यों द्वारा कुल मिलाकर नगरीकरण की कम डिग्री का प्रदर्शन मुख्यतः उनके इलाके से संबंधित समस्याओं और खराब पहुंच के कारण वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की गतिशीलता के मामले में वहां की उच्चावच की सीमाओं के कारण होता है। हालांकि भारत में अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में पिछड़े राज्य हैं, जहां विकास प्रक्रियाओं से संबंधित लोगों की घोर उदासीनता के कारण गैर कृषि क्षेत्र में वृद्धि होना बाकी है।
पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड आदि राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 20 वर्षों के दौरान शहरी आबादी का अनुपात लगभग स्थिर बना हुआ है। मतलब मामूली अंतर देखने को मिलता है, वहाँ पर 1% ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली होगी। जहाँ तक उनके गैर कृषि क्षेत्र के विकास या विस्तार का संबंध है, उनकी उपलब्धियों पर बहुत खराब परिलक्षित होता है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों के दौरान भारत में सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार और भारत में निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रुचि बढ़ने से मौजूदा दशक में ही नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, जो निसंदेह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि भारतीय उद्योग विदेशी कंपनियों की ऐसी घुसपैठ से कहां तक बच पा रहे हैं। तो आज हमने भारत के संबंध में नगरीकरण के कारक और नगरीकरण की विशेषताएं का अध्ययन किया। हम जल्द ही एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।